नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के ऐतिहासिक स्थल पार्ट 4। इससे पहले पार्ट 3 मैंने कवर कर दिया है। प्रत्येक पार्ट में 5-5 ऐतिहासिक स्थल के बारे में विस्तृत हम लोग पढ़े हैं। आज भी 5 पढ़ेंगे। टोटल आज आप लोगों का 20 हो जाएगा। अगर आपने नहीं देखा होगा पिछला वाला तो जाके देख लीजिए। सबसे पहले मैं अपने गृह जिला का करमाटांड के बारे में पढ़ाई करेंगे हम लोग। करमाटांड, ठीक है। ये बहुत ही फेमस जगह है क्योंकि यहाँ पे जो हमारे महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कर्म स्थली है। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसकी कर्म स्थली है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जो अपनी इसकी कर्म स्थली थी, जहाँ पे ये आश्रम बना के समाज सेवा कर रहे थे, उस आश्रम का नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। उसका नाम है नंदन कानन आश्रम, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का पहले नाम था ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय, ठीक है। तो ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय का नाम विद्यासागर कैसे पढ़ा? जिस कॉलेज में ये पढ़ाई किया था उस कॉलेज में इन्होंने इतना ज़्यादा अपना ख्याति पा लिया कि उसके जीवन काल में ही इसके कॉलेज ने ही इसका नाम विद्यासागर दे दिया था। उस कॉलेज का नाम था संस्कृत महाविद्यालय कोलकाता, ठीक है। बंदोपाध्याय क्या होता है दोस्तों? देखिए, बंदोपाध्याय, मुखोपाध्याय, चट्टोपाध्याय, ये सब सुने होंगे ना। चट्टोपाध्याय ये सब जो है ना, इसी को चटर्जी कहते हैं। इसी का शॉर्ट फॉर्म आप चटर्जी बोल दीजिए। मुखोपाध्याय मुखर्जी और बंदोपाध्याय बनर्जी, ठीक है। ये मैं भी नहीं जानता था, मुझे भी किसी ने हाल फिलहाल ही बताया है ये। चलिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर में नंदन कानन, ये नंदन कानन को जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मृत्यु हो गई तो उसके बाद इसके बेटा जो था उसके बेटा ने उस जगह को बेच दिया था, ठीक है। उस नंदन कानन को बेच दिया था। ये बहुत बड़ा एरिया था, बहुत कीमती था, तो वहाँ लोकल ग्राहक नहीं मिल रहा था उसको बेचने के लिए। तो कोलकाता के एक बहुत बड़े आदमी को बेच दिया था। उसके बाद उस आदमी ने उसको तोड़ना चाहा। जब तोड़ना चाहा तो वहाँ के लोकल आदमी, उस जिला के, जामताड़ा जिला के लोकल आदमी ने एक पंचायत बैठाया और बोला कि नहीं, ये टूटने नहीं देंगे नंदन कानन आश्रम को। बोला कि 1-1 रुपया हर घर से चंदा लो। 1-1 रुपया हर घर से चंदा उठाया गया और 1974 में बिक रहा था। तो 1974 में ये चंदा उठा के सबने दे दिया उस मालिक को, और ये अब राज्य का धरोहर है। अभी ये राज्य का धरोहर है और ये भी सुरक्षित है। यहाँ पे लोग जाते हैं देखने के लिए। एक स्पेशल पालकी मिलेगा आपको देखने के लिए। ये जिस पालकी में ये आते जाते थे जब ये बस उम्र दराज हो गए थे तब, ठीक है दोस्तों। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे के कारण ही, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के कारण ही करंट क्वेश्चन है अभी। ये करमाटांड प्रखंड का नाम चेंज होके क्या, कौन सा प्रखंड हो गया? अब करमाटांड नहीं कहा जाएगा, ये कहा जाएगा विद्यासागर, ओनली विद्यासागर। क्लियर? करमाटांड प्रखंड नो मोर, अब विद्यासागर प्रखंड है। क्लियर? प्लस उस करमाटांड का जो स्टेशन है, स्टेशन का भी नाम इसी के नाम पे विद्यासागर स्टेशन कहा जाता है। विद्यासागर स्टेशन, ठीक है। करमाटांड स्टेशन है ही नहीं, विद्यासागर स्टेशन है। प्लस इससे जुड़ता हुआ ये क्वेश्चन है, झारखंड में 3 ऐसे रेलवे स्टेशन है जो वहाँ किसी महापुरुषों के नाम पे दिया गया है, ठीक है। एक आपने गोमो सुना होगा ना, गोमो का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोमो का जो रेलवे स्टेशन का नाम है नेताजी सुभाष NSCB चंद्र बोस रेलवे स्टेशन, ना कि गोमो रेलवे स्टेशन नाम है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन। इसके पीछे क्या कारण है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब हिटलर से मिलने के लिए यूरोप जा रहे थे, जर्मनी जा रहे थे, तो उसने जो पहला ट्रेन प्लान बनाया था और जो पहला ट्रेन जो पकड़ा था वो गोमो स्टेशन से ही पकड़ा था। तो उसी चीज़ को सम्मान देने के लिए गोमो स्टेशन का नाम झारखंड में नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन है, ये भी याद रखिएगा।
ठीक है। गोमो और गोमियों में बहुत अंतर है। गोमो में भी बहुत कंफ्यूज रहता था पहले, गोमो और गोमियों या गोमिया जो है ना, ये बोकारो जिला में है जहाँ बारूद फैक्ट्री है। गोमो जो है एक बड़ा सा जंक्शन है धनबाद जिला में। प्लस एक आपने सुना होगा कृष्ण वल्लभ सहाय, कृष्ण वल्लभ सहाय हॉल्ट है एक, सिर्फ उसमें मेमो गाड़ी रुकती है, कृष्ण वल्लभ सहाय, ये हॉल्ट गिरिडीह जिला में है। ये सब आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, देखिए विद्यासागर के बारे में कुछ चीज़ें जानना जरूरी है। देखिए विद्यासागर जो थे बहुत बड़े समाज सुधारक थे। मैं बहुत क्या क्या इसने काम किया था। मेन काम इसका जो है, इसने 1856 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह बिल पास करवाया था। इसी के प्रयास से पास हुआ था विधवा पुनर्विवाह बिल 1856। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने पास करवाया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से लॉर्ड कैनिंग, उस समय का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। पास तो सरकार ही करेगी ना, ये तो प्रस्ताव लाएगा, ये मदद करेगा, ठीक है। इसी तरह इससे भी इसी तरह का एक बिल इससे पहले 1829 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने पास करवाया था। क्या? सती निषेध बिल, सती प्रथा का अंत करवाया था। सती निषेध बिल जो था वो 1829 ईस्वी में। यहाँ पे अंग्रेज गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग था। यहाँ पे कौन है? बेंटिक, विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार फ्रिक्वेंटली आते रहता है। तो ये विधवा पुनर्विवाह बिल जो इसने पास कराया था दोस्तों, तो ये देखिए ये खुद भी आजमाया था। अपना इकलौता बेटा जो इसका था नारायण चंद्र, जिसने इसका नंदन कानन बेच दिया था, अपना इकलौता बेटा का विवाह भी इन्होंने विधवा से करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन नहीं है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जानना चाहिए कि कैसे ये हुआ था, ठीक है। प्लस ये बालिका विद्यालय, बालिका विद्यालय, बालिका शिक्षा पे बहुत ज़्यादा इसका जोर था। कर्माटाड़ में ही ये बालिका स्कूल खोला था और यहाँ के जो गरीब तबके के लोग थे उसके रिफॉर्म के लिए बहुत काम किए थे, ठीक है। तो विद्यासागर से इतना ही। ये मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है और इस सब जगह में मैं बचपन से ही आ रहा हूँ और जा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है उधवा। ये उधवा, उधवा बहुत ही फेमस जगह है उधवा, ठीक है। ये दो चीज़ के लिए फेमस होगा अभी, उधवा पक्षी विहार, उधवा पक्षी विहार, यहाँ एक बर्ड सेंचुरी है, प्लस उद्धव नाला की लड़ाई। उधवा को ही उद्धव नाला की लड़ाई कहा जाता है, नाला की लड़ाई। ये दो चीज़ के लिए ऐतिहासिक रूप से फेमस है। उधवा पक्षी विहार जो है दोस्तों, झारखंड का एकलौता पक्षी विहार जहाँ पे यूरोप से, साइबेरिया से बर्ड्स आते हैं ठंडे के दिन में। कहाँ से? साइबेरिया। साइबेरिया किसे कहते हैं? ये रसिया है। रसिया का सिर्फ 1 या 2% हिस्से पे ही आबादी है, बाकी में बर्फ़ जमा हुआ है। तो रसिया का जिस हिस्से में बर्फ़ जमा हुआ है उसको कहते हैं साइबेरिया, ठीक है। और वहाँ पे जो बर्ड्स है वो उधर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है साइबेरिया में, तो इंडिया की तरफ आने लगता है। तो इंडिया का जो सबसे फेमस जगह है जहाँ पे आता है दैट इज केवलादेव, राजस्थान, ठीक है। केवलादेव में तो बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड आपको मिलेंगे जो साइबेरिया से आए हुए हैं। घाना में भी मिलेंगे, ये घाना और केवलादेव दोनों राजस्थान में है, ठीक है। और उसके बाद झारखंड और भी बहुत जगहों पे आते हैं इंडिया के, लेकिन झारखंड में उधवा में आते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ पे आते हैं? उधवा पक्षी विहार, क्योंकि यहाँ पक्षियों के ऐसा बनाया ही गया है कि पक्षी आराम से आके अपना निवास कर सके। तो ये उधवा पक्षी विहार आपको इसलिए याद रखना पड़ेगा। प्लस इसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा, उधवा जो पक्षी विहार, ये उधवा जो जगह है वो एकदम गंगा नदी के किनारे है। तो गंगा नदी का जो बैक वाटर है, पानी जब बरसात के दिन में उछल के धरती में आ जाता है और जा नहीं पाता है, किसी गड्ढे में घुस के रह जाता है। तो उसी तरह का बहुत बड़ा बैक वाटर है, जिसको एक छोटा मोटा झील भी कह सकते हैं। तो 2 झील का निर्माण हुआ है, जिसे पटोदा और बरहेले कहते हैं। पटोदा झील और बरहेले झील, ठीक है। बरहेले झील, ये बैक वाटर ऑफ गंगा के पानी से। तो इसी झील, यही 2 झीलों को मिला के उधवा झील बनाया गया है दोस्तों, ठीक है।
तो यही उधवा पक्षी विहार है। आपको उधवा पक्षी विहार से इतने याद रखना पड़ेगा। अगला है ये उधवा जो शहर है ये उद्धव नाम से लिया गया। उद्धव, ये उद्धव कौन था? श्री कृष्ण का मित्र था, श्री कृष्ण का मित्र था। और उद्धव जो था उस सांख्य दर्शन का फिलोसफर था, सांख्य दर्शन का फिलोसफर था। ये सांख्य, हिंदू धर्म में 6 दर्शन है, 6 दर्शन होते हैं, उसमें से एक सांख्य दर्शन है, ठीक है। और इस सांख्य दर्शन को का ही विस्तृत रूप है बौद्ध और जैन। बौद्ध रिलीजन जो बना है और जैन रिलीजन बना है वो किससे बना? जो 6 दर्शन है हिंदू के, उसमें के जो सांख्य दर्शन है उस सांख्य दर्शन का ही दोनों भाग है। ये सांख्य सिद्धांत को मानता है। उसके बाद योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, बहुत सारे दर्शन है। उसमें से एक सांख्य दर्शन का जो ये उद्धव सांख्य दर्शन का फिलोसफर था और श्री कृष्ण का मित्र था। तो ये श्री कृष्ण का मित्र के वजह से इस जगह का नाम उधवा पड़ा, जो यहीं रहा करता था। चलिए, ये उधवा की इतनी कहानी हुई। अब उद्धव नाला की लड़ाई, ठीक है, बहुत फेमस है उद्धव नाला की लड़ाई। उद्धव नाला की लड़ाई जो हुई ये 1663 ईस्वी में हुई है, 1764 ईस्वी में, 1763। बक्सर युद्ध से 1 साल पहले 1763, ठीक है। देखिए इसको याद रखिए, बक्सर युद्ध 1764 में हुई थी और ये 1763 ईस्वी में। ये उधवा की जो लड़ाई है अकेले में मीर कासिम द्वारा लड़ी गई आखिरी लड़ाई था, ठीक है। उसके बाद 1764 ईस्वी जो बक्सर की लड़ाई हुई थी उसमें मीर कासिम अकेला नहीं लड़ा था, 3 सेनाएं थी। अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल का शाह आलम द्वितीय, जो 1764 ईस्वी में हो गए। उद्धव नाला की लड़ाई किसके बीच में हुई थी? मीर कासिम, बंगाल के नवाब मीर कासिम, तब ये बंगाल का नवाब था, और अंग्रेज के साथ ब्रिटिश अंग्रेज गोड्डार्ड, ठीक है। ब्रिटिश जो था उसका सेनापति था गोड्डार्ड, ठीक है। इसके बीच में लड़ाई हुई थी तो मीर कासिम इसमें हार गया था। शुरू में क्या हुआ था कि 1757 ईस्वी में जो लड़ाई हुई थी उसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। क्यों हार हुई थी? कि मीर जाफ़र जो उसके सेनापति थे उसने गद्दारी कर दिया था, ठीक है। तो मीर जाफ़र का तब राजा बना, बंगाल का नवाब बना मीर जाफ़र। तो मीर जाफ़र अंग्रेज़ों के हाथ का कठपुतली था, और लेकिन अयोग्य था पूरी तरह से। तो मीर जाफ़र का दामाद जो है मीर कासिम को अंग्रेज़ों ने बना दिया। पहले मीर कासिम अंग्रेज़ों के साथ देता रहा, लेकिन बाद में लगा कि अंग्रेज़ तो सब कभी भी हमारा राज्य हड़प लेगा, इसलिए मीर कासिम ने अंग्रेज़ों का विरोध किया। तो विरोध के क्रम में अंग्रेज़ों से बहुत सारी लड़ाइयाँ हुआ, जिसमें मुर्शिदाबाद की लड़ाई एक, मुर्शिदाबाद की लड़ाई, दूसरा गिरिया की लड़ाई, गिरिया युद्ध, और तीसरा उद्धव नाला का युद्ध। ये उद्धव नाला का युद्ध ये आखिरी युद्ध था अंग्रेज। ये 3 जो युद्ध हुई थी मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच, ये उद्धव नाला की लड़ाई हुई 1763 ईस्वी में, जिसमें से तीनों में हार गया था मीर कासिम। उसके बाद मीर कासिम अकेले नहीं लड़ा। उसके बाद 1764 ईस्वी में इसको मदद लेना पड़ा अवध के नवाब का और शाह आलम द्वितीय मुगलों का। और उसके बाद 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है, ठीक है दोस्तों। उद्धव नाला की लड़ाई में भाग जाता है ये रोहतास फोर्ट, ठीक है। रोहतास फोर्ट में भाग जाता है। रोहतास फोर्ट का जो वहाँ का नवाब ये रहता है, मालिक रहता है, वो उसको पकड़ के अंग्रेज़ों के हवाले कर देता है। तो अंग्रेज़ों के पास कुछ समझौता होता है, तो फिर से मीर कासिम आके बंगाल का नवाब बनता है। और 1 साल के बाद फिर बक्सर का युद्ध होता है, तो मीर कासिम का अंत हो जाता है उसके बाद। चलिए, ये उद्धव नाला की लड़ाई हो गया। नेक्स्ट है कंचनगढ़, ठीक है। कंचनगढ़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंचनगढ़ कहाँ है? कंचनगढ़ एक क्या है? एक पहाड़ है। कंचनगढ़ पहाड़ है, पूछेगा कहाँ है तो पाकुड़ में है। कंचनगढ़ गुफा पूछेगा कहाँ है, गुफा तो क्या बोलिएगा, पाकुड़ में है। कंचनगढ़ शिव मंदिर, कंचनगढ़
शिव मंदिर कहाँ है? तो आप सब चीज़ में उत्तर बोलिएगा, क्या है, कहाँ है? पाकुड़ जिला के लिट्टीपाड़ा बोल के एरिया में। पाकुड़, लिट्टीपाड़ा याद मत रखिए, पाकुड़ याद रखिए। ये कंचनगढ़ पहाड़ के जो टॉप है, ठीक है, एक ही चीज़ है, ठीक है, एक ही चीज़ है, देखिए सिर्फ समझने में। फिर कंचनगढ़ पहाड़ के जो टॉप में है वहाँ पे एक बहुत सारे गुफाएं हैं, ठीक है। उसी गुफा के अंदर एक शिव मंदिर है छोटा सा, ठीक है। वो जो है बहुत पुराना है। पहाड़िया जो लोग हैं ना, पहाड़िया आदिवासी लोग इसके संरक्षण पहाड़िया आदिवासी लोग हैं। पहाड़िया आदिवासी लोग जो ही इसका पूजा करते हैं, वही पुजारी होते हैं, वही देखभाल करते हैं, प्लस संथाल आदिवासी लोग इन्हीं लोगों का इष्ट देव है, ठीक है। और कंचनगढ़ की एक और विशेषता है कि यहाँ पे विचित्र टाइप की आवाज़ आती है, विचित्र टाइप की आवाज़ आती है। और इसके पीछे साइंस भी लगा हुआ कि आवाज़ आ कहाँ से रहा है। उस तरह का आवाज़ कहीं दूसरी जगह सुना नहीं गया है, अलग टाइप का आवाज़ आता है वहाँ पे। डंडा पीटने से वो आवाज़ का फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाता है। एक गोलाकार एरिया है, मतलब कुछ एरिया है गोल टाइप का, अंडाकार टाइप का, उस एरिया में अगर डंडा भी पीटेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती जाती है, इसलिए आश्चर्य की जगह है। इस गुफा में अगर आपको जाना होगा ना तो आप चल के नहीं जा सकते हैं, आपको घुटनों के बल, आपको 50 से 100 मीटर घुटनों के बल से जाना पड़ता है। जो भी जाता है उसका घुटना छिल जाता है। तो ये कंचनगढ़ के बारे में आपको बता दिया। अगला है बरसों पानी। बरसों पानी बहुत बार ये क्वेश्चन मैं देखता हूँ, देखा हूँ कि लोग मतलब कोई एग्जाम में पूछा गया, बरसों पानी वाटरफॉल कहाँ है? वाटरफॉल, ठीक है। तो ये बरसों पानी एक्चुअली वाटरफॉल कह भी सकते हो या नहीं भी कह सकते हो। जिस तरह का वाटरफॉल आप कल्पना करते हो कि पूरा पूरा पानी गिरता है, उस तरह का वाटरफॉल होगा, लेकिन ये है नहीं। ये बड़का गांव हजारीबाग में है, बड़का गांव हजारीबाग में, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, जिला तो भूलिए ही मत। ये क्या है? एक बड़ा सा चट्टान है, बहुत बड़ा सा चट्टान है, छत टाइप का चट्टान है। उस चट्टान में हमेशा पानी टप 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 मतलब ये टप 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 बूंद जिस तरह गिरता है ना, उस तरह बूंद टाइप का गिरते रहता है। उस चट्टान के भीतर अगर आप जाके जितनी अगर जोर से चिल्लाना शुरू करेंगे तो जोर से पानी गिरना शुरू हो जाएगा, और धीरे से चिल्लाएंगे तो धीरे पानी गिरेगा। उसके अंदर कोई भी आवाज़, उस चट्टान के अंदर जाके आप कोई भी आवाज़ निकालते ही पानी गिर जाता है। तो इसीलिए उसी नाम से देखिए बरसों पानी नाम दिया गया, बरसों पानी बरसते रहता है। इसीलिए ये उस तरह के वाटरफॉल नहीं है जिसमें रेगुलर पानी आता है। आप वहाँ जाके चिल्लाएंगे, आवाज़ करेंगे, तब जाके वहाँ पानी टपकता है, ठीक है। ये बरसों पानी आपको याद रखना है। कहाँ है? बड़का गांव। बो से बड़का गांव, देखिए बो से बड़का गांव, बो से बीर बरसों पानी, और बो यहाँ देखिए बाग भी है, बो तीनों जगह बो है, इसीलिए ये वाटरफॉल तो भूलिए मत, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगला है टैगोर हिल। टैगोर हिल कहाँ है? ये आपको याद रखना पड़ेगा। टैगोर हिल रांची में है, ठीक है। ये तो लगभग बहुत आदमी जानते होंगे, बहुत फेमस है। देखिए, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें हैं जुड़ा हुआ, उसको भी जानना जरूरी है। तो इस टैगोर हिल का पुराना नाम है मोहराबादी हिल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोहराबादी हिल का नया नाम क्या है? टैगोर हिल है। क्यों इसका नाम मोहराबादी टैगोर हिल हो गया? कि मोहराबादी हिल में जो रविंद्रनाथ टैगोर का बड़ा भाई था, ज्योतिरिंद्र टैगोर जो था, उसका आश्रम था मोहराबादी हिल में ही। वो वहीं पे रह के पढ़ाई लिखाई करते थे, वो अपना आश्रम बना के रखे थे। तो मोहराबादी हिल में उसी के सम्मान में इसका नाम टैगोर हिल कर दिया गया है। यहाँ पे मोहराबादी हिल में ही रविंद्रनाथ टैगोर ने भी बहुत सारे किताबें लिखी, कहानियाँ लिखी, और पूरा परिवार वहाँ पे कुछ न कुछ अपना टाइम स्पेंड किया है। इसीलिए मोहराबादी हिल का नाम उस सम्मान में टैगोर हिल कर दिया गया है। मोहराबादी एक बहुत बड़ा एरिया है रांची में, जिसमें मोहराबादी एरिया भी है, मोहराबादी एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। मोहराबादी मैदान भी है, सबको पता है। अगर कहीं किसी को
अब हड़ताल करना है या किसी विभाग को बंद करवाना है तो मोहराबादी में जाइए रैली करने, यहीं लोग रैली करता है। और इस पहाड़ के टॉप में आएंगे तो रामकृष्ण मिशन है, सॉरी डाउन में एकदम इसके फुट पे रामकृष्ण मिशन है, दिव्य ज्योति संस्थान है। तो वो सब ज़्यादा ज़रूरी नहीं है याद करना, ये पांचों चीज़ आप याद कर लीजिए। धन्यवाद आप लोगों को।